हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लासरूम। माय क्लासरूम के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज इस सेशन से हम आपके लिए एनएसओ साइंस ओलंपियाड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ हाजिर हैं। आज इस क्लास 7 के प्रीवियस ईयर 2020-21 सेशन के आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हमारे माई क्लासरूम चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पे अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी हम आपके साथ लॉजिकल रीजनिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हम लेकर के आते रह रहे हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर में क्या हमें डिस्कस करना है और क्या हमें कवर करना है, राइट। बट उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हर एक पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ ना कुछ उसमें एक गाइडलाइन दी जाती है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम गाइडलाइन की यहाँ पे बात करें तो बेसिकली जो गाइडलाइन हमारे सामने है वो गाइडलाइन ये कहता है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी सारे डिटेल्स को वहाँ पे मेंशन करें जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है। लाइक जैसे कि आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर क्लियरली ओएमआर शीट पे लिखा हुआ होना चाहिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू साइन द ओएमआर शीट। ओके, इसलिए ताकि आपका जो भी आंसर पब्लिश हो वो प्रॉपरली पब्लिश हो, ना कि वो रिजेक्ट हो जाए। भले मान लीजिए आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया और आपकी मिसिंग डिटेल की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं लॉस आपका होगा। सो इस लॉस से बचने के लिए प्लीज काइंडली पुट ऑल योर इंफॉर्मेशन इन द OMR शीट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। सो अब दूसरी गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो जान लीजिए कि हमारा जो पेपर होता है, एनएसओ का जो हमारा पेपर होता है वो बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। ओके, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है जिसमें 10 क्वेश्चन है। साथ ही साथ दूसरा सेक्शन आपका साइंस का होता है। तीसरा सेक्शन अचीवर सेक्शन का होता है। साइंस सेक्शन आपका 35 क्वेश्चन, अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आपके 3 अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अचीवर सेक्शन का जो मार्किंग स्कीम है वो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स का अलॉटेड किया हुआ है। और याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी जाती है। साथ ही साथ प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है यूज़ करना, और हर एक क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट आंसर मिलेगा जिसमें से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो होंगे आपके वो गलत होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट वो ये है कि वाइल फिलिंग द OMR शीट प्लीज मेक यूज ऑफ HB पेंसिल और ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ठीक है, OMR को फिल करते वक्त प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि सर्कल से बाहर आपकी कलरिंग नहीं जानी चाहिए। साथ ही साथ सर्कल भी जब आप कलर कर रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट सा ना छूट जाए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर जो होगा वाइल चेकिंग दैट विल गेट रिजेक्टेड। ठीक है, तो प्लीज इन कुछ पहलुओं का ध्यान रखिए वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। चलिए आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं। हमारे चैनल पे जो भी पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आपका टीचर ज़ीशान रसूल खान आज 2020-21 के पेपर डिस्कशन के साथ हाजिर हूँ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला साइंस सेक्शन में बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आया हुआ है 2020-21 में वो ये है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट से ये क्वेश्चन आया हुआ था। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में एक क्वेश्चन ये कहता है कि रघु नाम का एक बंदा है, रघु नाम का एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो प्लांटिंग कर रहा है। ठीक है, प्लांटिंग जब करी उसने तो उसके जो प्लांट्स थे कुछ ग्रो कर गए। ग्रो करने के बाद एक स्टेज के बाद उसमें क्या हो गई, फ्लावरिंग शुरू हो गई। फ्लावरिंग जब शुरू होती है तो उसमें उसने क्या किया, कुछ सेटअप लगाई। ठीक है, सेटअप लगाई और देखा कि
कि आफ्टर सम टाइम फ्लावर ऑफ बोथ द प्लांट में ये इसने सेटअप क्या किया कि वहाँ पे कंटेमिनेशन, पॉलन का कंटेमिनेशन ना हो। साथ ही साथ उसमें उसने देखा कि फ्लावरिंग के बाद और कंटेमिनेशन चेकिंग के बाद कुछ दिन के बाद ये देखने को मिलता है कि प्लांट एक्स जो था, दो प्लांट जो लिए थे एक्स एंड वाई, उसमें से प्लांट एक्स के अंदर फ्रूटिंग हो रही है, ठीक है, फ्रूट आने लगे, मगर प्लांट वाई में कोई भी फ्रूट नहीं आए। अब ये कहता है, ये इस पशुपेश में था, इस कंफ्यूजन में था कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से प्लांट वाई में सेम कंडीशन में फ्रूट नहीं देखने को मिला, मगर प्लांट एक्स में वहां पे आपको क्या था, फ्रूट्स देखने को मिल गए उस फ्लावर के बाद। ठीक है, तो इसमें से क्या पॉसिबल केस हो सकता है, उस चीज पे चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि प्लांट वाई डिड नॉट गेट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर फ्रूट सेटिंग। ठीक है, प्लांट वाई को प्रॉपर इसेंशियल न्यूट्रिएंट हो सकता है नहीं मिला हो, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें साफ उन्होंने सब चीज, सारे सेटअप एक तरीके के रखे हैं। प्लांट वाई हैज यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर ओनली। प्लांट वाई के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, और फीमेल फ्लावर जो है कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। और इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट वाई के पास सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर हैं, और फीमेल फ्लावर जो हैं वो फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर सकते इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है, इसको थोड़ी देर के लिए हम मार्क करते हैं। चलिए ऑप्शन सी पे आते हैं। ये कहता है कि फ्लावर ऑफ प्लांट एक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लांट किंगडम में ये चीज कंडीशन नहीं होता है, बट जहाँ पे फ्लावर है और फ्लावर डायरेक्ट बिना फर्टिलाइज हुए फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, ये थोड़ा सा अटपटा सा कंडीशन है, तो इसको रिजेक्ट कीजिए, ये भी नहीं पॉसिबल है। प्लांट एक्स इज पॉलिनेटेड बाय वाटर वेयर एज प्लांट वाई इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। इसका कोई जिक्र है नहीं, तो इस चीज को भी हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही है जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट सूट कर रहा है, वो ये कि प्लांट वाई के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फ्लावर रहा होगा, फीमेल फ्लावर, और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। पहली चीज है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और फीमेल फ्लावर हैं, इसके लिहाज से क्या हो गया, यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाया, ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, यहाँ पे जीनोगैमी के लिए पॉलिनेटर भी मौजूद नहीं था, इसलिए क्या हो गया कि प्लांट वाई में हमें फ्रूट नहीं देखने को मिला। मगर इसके उल्टे ये सारा कंडीशन क्या था, प्लांट एक्स में पॉसिबल हो पाया, इसलिए प्लांट एक्स में फ्रूटिंग देखने को मिल जाती है। ओके, तो आई गेस आपको ये डिस्कशन सही लगा होगा। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल से एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक आपको वेन डायग्राम दे दिया गया है। वेन डायग्राम में ये आपका क्या ऑर्गेनिज्म पी है। ठीक है, इसके दो कैरेक्टर हैं। पहला कि ये हेट्रोट्रॉफिज्म शो करता है, दूसरा ये बोल रहा है कि ये पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, सबसे पहली बात कि ये ऑर्गेनिज्म हमारा प्लांट है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है। तीसरा क्या है कि ये एक पैरासिटिक प्लांट है। अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें एक एक को अगर हम देख लें तो हो सकता है हमारा आंसर काफी आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाए। वो ये कहता है सनड्यू, कस्कूटा, निपेंथेस एंड रोज। अगर हम इन चारों में देखें तो रोज जो है आपका वो इन तीन में से एक कैरेक्टर है कि ये प्लांट है, मगर ये ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ नहीं है। तो मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ इसके कैरेक्टर को कि दैट इट इज ऑटोट्रॉफ। ठीक है, पहला चीज ये नॉन पैरासिटिक प्लांट है। अब बात आती है तीन बचे हुए ऑप्शंस की। तीन बचे हुए ऑप्शंस में अगर हम बात करें सनड्यू, कस्कूटा एंड निपेंथेस, तो बेटा जान लो कि सनड्यू एंड निपेंथेस ये दो जो प्लांट हैं आपके हेट्रोट्रॉफिक प्लांट हैं। कंफर्म बात है, ये दोनों के दोनों हेट्रोट्रॉफिक प्लांट तो होते हैं, मगर ये दोनों के दोनों आपको
क्या है, ये पैरासिटिक प्लांट नहीं होते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट नहीं होते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट सिर्फ और सिर्फ कस्कूटा है विथ हेटरोट्रॉफिक प्रॉपर्टी। सो कस्कूटा इज योर करेक्ट आंसर, इज अ पैरासिटिक प्लांट विथ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कस्कूटा में आपको हेटरोट्रॉफिज्म भी शो होता है और हेटरोट्रॉफिज्म पैरासिटिक बिहेवियर भी ये शो करता है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज कस्कूटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन से। इसमें क्या है, ऋषभ ने एक सेटअप लिया, इस सेटअप में उसने क्या किया, पानी भर लिया इस बीकर में, पानी भर करके उसके बाद उसने सॉइल प्रोफाइल क्रिएट किया। सॉइल प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे WXYZ के टर्म में इन्होंने लेबलिंग कर दी हर प्रोफाइल के लेवल को। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सॉइल किस लेवल, इस प्रोफाइल के किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर सबसे पहले बात करें, हम यहाँ पे एक क्लू दे देता हूँ आपको कि इसमें जान लीजिए कि जो भी सॉइल आप लेंगे उसमें सबसे लाइटेस्ट जो कंटेंट होता है सॉइल का वो होता है आपका ह्यूमस। ह्यूमस इज द लाइटेस्ट, सो W पे आपका ह्यूमस आना चाहिए। ठीक है, और सबसे डेंस जो होगा आपका, ठीक है, जो सबसे डेंस होता है वो आपका ग्रेवल होता है। तो ये अगर आप यूज कर लेंगे तो अब आई गेस यहाँ पे ऑप्शन में आपको चीजें फिल्टर करने में आसानी हो जाएंगी। देखो W हमारा ह्यूमस है और किस किस ऑप्शन में W हमारा ह्यूमस मिल रहा है, वो दो ऑप्शन है B एंड C, तो इसलिए A और D को फटाफट खत्म करो, यहाँ पे रिजेक्ट करो। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से मैंने एक और क्लू आपको दे दिया कि वो Z क्या है, ग्रेवल है। ठीक है, ग्रेवल अब देखो कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, B एंड C में से किस ऑप्शन में है, C में है, तो B को भी रिजेक्ट करो। ठीक है, अब हमारे पास कंफर्मेटरी के लिए क्या है, अब मैं बताऊं आपको, तो X जो होगा वो ह्यूमस के बाद थोड़ा डेंस होता है, वो होता है आपका क्ले। ठीक है, और क्ले के बाद ज्यादा डेंस होता है सैंड। ठीक है, इस लिहाज से ऑप्शन जो आपका अब करेक्टली आंसर होना चाहिए वो आपका ऑप्शन C होगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन C है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इससे अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया गया आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, इसमें से हमें डिटेल भरनी है। तो पहले एक काम करते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लें, उसके बाद फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ऑप्शन उसी में से फिल्टर कर लेंगे। ये कहता है द नंबर ऑफ टाइम एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन अ मिनट इज टर्म्ड एज, हम जितनी बार एक मिनट में सांस अंदर लें और सांस छोड़ें, ठीक है, सांस लें सांस छोड़ें एक मिनट के वक्त में, उस फेनोमेनन या उस एक्टिविटी को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ठीक है, साथ ही साथ डैश इन विथ इंक्रीजेज इन फिजिकल एक्टिविटी, तो ये इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, ये सांस आपकी बढ़ती चली जाएगी, रफ्तार आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब ये कहता है कि एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अ हेल्थी एडल्ट एट रेस्ट इज डैश ब्रीथ पर मिनट, इट इज 15 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। 15 से 20 बार हम सांस छोड़ते हैं लेते हैं, ये हमारा रफ्तार होता है एक मिनट के दौरान में। सो उसके लिहाज से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही है जो सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो हमारा आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल की। इसमें कहता है कि सम एक्वेटिक एनिमल लाइक स्पॉन्जेस फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड सस्पेंडेड इन वाटर, दिस इज कॉल्ड swallowing। नहीं, swallowing नहीं होगा, swallowing नहीं होगा, ये हायर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। स्क्रैपिंग नहीं होगा, नॉइंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा फिल्टर फीडिंग, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है,
इस क्वेश्चन में कहता है हमें एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। वो सीक्वेंस क्या है कि हमारे बॉडी से यूरिन जो बाहर की तरफ पास आउट होता है उसका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो सबसे पहला सीक्वेंस होता है वो होता है कि इसमें इसका यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में, ठीक है, किडनी में फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ये पास कर दिया जाएगा यूरेटर के हेल्प से। यूरेटर इसको कैरी करेगा और यूरिनरी ब्लैडर तक लाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक ये आएगा और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिनरी ब्लैडर से ये पास होता हुआ ये कहाँ पहुंचेगा, यूरेथ्रा से ये बाहर की तरफ, बाहर एनवायरनमेंट में इसे पास आउट कर दिया जाता है। अब इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा वो है नंबर 2, ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। कल दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ डिफरेंशिएशन के लिए आपके। ठीक है, तो ये नंबर 2 होगा। ठीक है, नंबर 2 के बाद यूरेटर है तो ये नंबर 3 होगा। ठीक है, नंबर 3 के बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर का पोजीशन देखिए नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और सबसे लास्ट में यूरेथ्रा है तो ये 4 होगा। अब इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो ये सीक्वेंस देखिए किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 एंड 1 के बाद 4, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, सो अभी तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो प्लीज बराए मेहरबानी आप अपने डाउट को प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके सारे कंफ्यूजन को वहां पे हम आपको दूर कर सकें और अगर जरूरत पड़े तो हम और भी बेहतरीन कंटेंट उस चीज को इम्प्रोवाइज करके लेकर के आ सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये बॉडी मूवमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है, बॉडी मूवमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एल्बो जॉइंट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। याद करो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन योर शोल्डर एंड हिप गर्डल। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ, ठीक है, एल्बो जॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, ये रहा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है आपका वन डायरेक्शन मूवमेंट जा रहा है तो इसमें बॉल एंड सॉकेट नहीं होगा। बॉल एंड सॉकेट में आपको मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मल्टी डायरेक्शन पॉसिबल हो रहा है और एल्बो जॉइंट वन डायरेक्शन चल रहा है तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। दूसरा कहता है कि हिंज जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। हिंज जॉइंट जो है वो मूवमेंट जो होता है एक डायरेक्शन में अलाउ करता है तो ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि पाइवट जॉइंट हैज 2 और मोर बोन इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड इट डज नॉट शो एनी मूवमेंट। नहीं, ये भी बात गलत है। पाइवट जॉइंट मूवमेंट ऐसा नहीं है कि डज नॉट शो मूवमेंट, मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जॉइंट प्रेजेंट इन द रिस्ट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। ये हमारा रिस्ट है, कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन यहाँ पे, इसमें 2 बोन एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेटेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, आर्टिकुलेट होंगे और इनके बीच में जो एम्प्टी पॉकेट्स या एम्प्टी स्पेस होता है वहां पे आपको एक फ्लूइड मिलती है, वो फ्लूइड कहलाती है साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड इस ग्लाइडिंग को हेल्प करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और हमारी मूवमेंट को स्मूथ करता है। ठीक है, सो ओनली द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा एक बार देख लीजिए। ये इस तरीके से ग्लाइडिंग जॉइंट होता है आपका। ये रहा ग्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ पे जो एम्प्टी पॉकेट आपको दिख रहे हैं ये इट इज फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। तो ये यहाँ पे हमने पैर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, पैर का एग्जांपल है। पैर में भी आपको आपके ग्लाइडिंग जॉइंट मिलते हैं, साथ ही साथ इस रिस्ट में भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में। ठीक है, सो आई गेस सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, लामा एंड अल्पैका आर ब्रीड ऑफ वूल यील्डिंग मैमल। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये कहता है कॉटन ऑफ सिल्क वर्म सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। कॉटन ऑफ स्टेटमेंट पर जरा ध्यान रखना, सॉरी कॉटन नहीं, ककून ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, क्या कहता है ये स्टेटमेंट कि ककून ऑफ सिल्क वर्म सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्यों गलत हो रहा है
ये कहता है ये वर्ड जो हो गया इसकी वजह से गलत हो गया। अगर ये होता है कि सिल्क वर्म सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, तब ये स्टेटमेंट सही होता। अभी आगे हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जरा समझो यहाँ पे ये होता है स्टेट, देखो कैसे होता है ये स्टेटमेंट। ये सिल्क वर्म सिक्रीट फाइबर प्रोटीन, और ये जो स्ट्रक्चर होगा सराउंड्स सिल्कवर्म, उसके बाद ये सराउंडिंग के बाद जो स्टेज होता है वो स्टेज होता है ककून, और इस ककून सराउंड जैसे ही ये सिल्कवर्म ये फाइबर इसको सराउंड करता है वो स्ट्रक्चर हो जाता है ककून, और एयर के एक्सपोजर से ये जो फाइबर होता है प्रोटीनस फाइबर वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, जिसके वजह से फिर यहाँ पे ये प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करता है। इसी स्टेज के दौरान हम सिल्कवर्म से सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आधी बात समझिए। अब ये ककून आगे चल करके ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन या स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। अब स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें तो ये कहता है एंथ्रैक्स इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ वूल इंडस्ट्री काउज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी वूल इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है, जहां पे भी स्किन या चमड़े का जहां पे भी फैक्ट्री सेटअप होता है, उस एनवायरनमेंट में आपको ये बैक्टीरिया काफी कॉमन तरीके से देखने को मिलता है। तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीज के दौरान के तौर पे वहाँ पे पेशेंट्स या जो भी वर्कर होते हैं उनमें आपको ये एंथ्रैक्स बीमारी देखने को काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर आप कॉम्बिनेशन हम देखें तो पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, लास्ट ट्रू, ये कॉम्बिनेशन जो हमें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एनिमल ट्रांसपोर्टेशन का एक डायग्राम दिया हुआ है, हार्ट का डायग्राम दे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें PQR के तरीके से एक लेबलिंग, लेबलिंग दी गई है। इन 3 लेबलिंग पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो है आपका P वाला पोर्शन, ये है आपका लेफ्ट आर्टरिया। ठीक है, उसी तरीके से Q जो है आपका वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस R portion इज डोर्सल एओर्टा और सिंपली एओर्टा। ठीक है, अब जान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन, लेफ्ट आर्टरिया जो होता है ये पल्मोनरी वेन के हेल्प से फ्रेश ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, उसके बाद ये पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्टरिया से कलेक्ट करने के बाद ये इसका पर्पस होता है कि इसे बॉडी में भेज दिया जाए ताकि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो वो एक मीडियम का हेल्प लेता है, वो एक एजेंट का हेल्प लेता है यहाँ पे, और वो वाया कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश होता है वो R स्ट्रक्चर के हेल्प से होता है, दैट इज एओर्टा के हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A कहता है कि P हैज थिनर वॉल देन दैट ऑफ Q ये रहा, और P ये स्टेटमेंट सही है, और हमारा जो पर्पस है इस क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, P के मुकाबले Q का जो वॉल होता है थिक होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि Q को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है, तो उस चीज़ को धक्का मारने के लिए इसके अंदर खुद ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, तब ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसलिए P जो होता है वो थिनर वॉल होता है रादर इन कंपैरिजन टू Q। P इज द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। P में आप देख सकते हैं ये रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट है, ये बात सही है, एंड Q इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, ये भी बात सही है। अभी हमने आपको बताया कि डोर्सल एओर्टा के हेल्प से कैसे Q इस चीज को कंप्लीट कर पाता है।
ये कहता है क्यू रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट हाई प्रेशर। ये बात गलत है। अभी हमने आपको बताया कि क्यू जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट आर्टरिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेयर एज पी रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट लो प्रेशर, ये भी गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है। और डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, अभी हमने आपको बताया कि एओर्टा के हेल्प से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी भी सही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर से आया हुआ है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप दे दी गई है, कॉटन, एक्रेलिक एंड मोहेर। अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है वो पहले डिकोड कर लें हम। कॉटन जो है आपका ये प्लांट फाइबर है, ठीक है। एक्रेलिक जो है आपका ये सिंथेटिक है, ये आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक। एंड मोहेर इज एनिमल फाइबर, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में साफ हमें दिख रहा है कि कॉटन सिल्क इज द प्लांट, ठीक है। लिनेन इज ऑल्सो प्लांट, नाइलन इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, शहतूश इज एनिमल। सो दिस इज एनिमल, दिस इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, दिस इज प्लांट, दिस इज प्लांट। तो दो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं ऐसे कि जो स्टार्टिंग के सीक्वेंस से मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी को आप रिजेक्ट कीजिए, ऑप्शन डी को रिजेक्ट कीजिए। अब ए एंड बी पे ध्यान दें। अब सेकंड हमारा सिंथेटिक होना चाहिए। सिंथेटिक इसमें कौन है? कॉटन सिल्क होगा? नहीं होगा, अभी हमने आपको दिखाया ऑप्शन बी में ये प्लांट सोर्स है। पॉलिस्टर है, बिल्कुल है पॉलिस्टर, तो ये फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन ए को रिजेक्ट कीजिए। लास्ट में पश्मीना हो रहा है, ये कंफर्म कर लेते हैं, तो पश्मीना इज ऑल्सो प्लांट, सॉरी एनिमल फाइबर, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट, और ये बेसिकली पश्मीना गोट से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या है? निहारिका ने न्यूट्रिशन सोर्स के बिहाफ पे इसने 3 ग्रुप बनाए, ठीक है। 3 ग्रुप जो बनाए उसमें उन्हें ग्रुप करा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट दे प्रोवाइड, ठीक है। ग्रुप 1 में इसने रखा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट वाज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि राइस, बाजरा, मेज, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के हैं, बट सोयाबीन इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो यहाँ पे ऑड वन आउट हो रहा है ये, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन का सोर्स दिख रहा है। उसी तरीके से ग्रुप 2 जो है आपका मीट, शुगर, एग, पनीर। अब सब के सब सिवाय और किसको? शुगर को छोड़ करके सब के सब सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो शुगर शुड हैव बीन प्लेस्ड इन इंस्टेड ऑफ सोयाबीन, एंड सोयाबीन शुड हैव बीन प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ शुगर। अब ग्रुप 3 की बात करें तो बटर, घी, पपाया एंड ऑयल, दीज आर ऑल सोर्स ऑफ फैट्स, गुड फैट्स, ठीक है, फैट्स और लिपिड, ठीक है। तो ये ग्रुप तो अपने आप में सही है, बस गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी है आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में मिसप्लेसिंग की वजह से। अब इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो ये कहता है ऑप्शन कि मेज इन ग्रुप 1 मस्ट बी इंटरचेंज विद पपाया ऑफ ग्रुप 3। क्या मेज जो ग्रुप 1 का है उसको इंटरचेंज करने की जरूरत है? नहीं है, तो हटाइए इसको, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे। पनीर ऑफ ग्रुप 2 मस्ट बी इंटरचेंज विथ ऑयल ऑफ ग्रुप 3। क्या पनीर को रिप्लेस कर देंगे ग्रुप 2? कोई काम नहीं बनता है, ठीक है, इसको भी रिजेक्ट करो सीधे सीधे। सोयाबीन ऑफ ग्रुप 1 मस्ट बी इंटरचेंज विथ शुगर ऑफ ग्रुप 2, ये बिल्कुल सही है, ये अभी हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन सी आपका सही दिख रहा है। पपाया ऑफ ग्रुप 3 मस्ट बी रिप्लेस्ड विद गुआवा, ये कोई ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम सोर्स हैं दोनों के दोनों, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है रिप्लेस करने की। इस लिहाज से हमारा जो आंसर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ से ऑप्शन सी ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आया हुआ है वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन से। इसमें एक ग्रुपिंग दी गई है, ठीक है। ये है आपका आइटम W, X एंड Y, इस तरीके से 3 ग्रुपिंग दे दी गई है एक आइटम की, उसके रिगार्डिंग उसके सर्टेन कैरेक्टर यहाँ पे असाइन किए गए हैं। अब ये कहता है कि W एक ऐसा आइटम है जो बायोडिग्रेडेबल तो है,
साथ ही साथ रीयूजेबल भी है, इसको रीयूज कर सकते हैं आप। अगर एक्स की बात करें तो वो बायोडिग्रेडेबल तो है मगर रीयूज नहीं किया जा सकता है उसको। वाई जो है वो आपका ना ही वो बायोडिग्रेडेबल है बट वो रीयूज किया जा सकता है। अब इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आइटम है जो WXY की कैटेगरी में प्रॉपरली फिट बैठ सकता है। ठीक है, अगर हम कॉटन शर्ट की बात करें तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? बिल्कुल है, ये बायोडिग्रेडेबल तो होता है। क्या ये रीयूज कर सकते हैं? रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जूट की अगर हम बात करें, एक्स की कैटेगरी में क्या जूट को रख सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल है, हाँ है। रीयूज यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर दिया है कि रीयूज नहीं कर सकते। क्या ये रीयूज नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। ठीक है, वाई की कैटेगरी में बर्ड ड्रॉपिंग बायोडिग्रेडेबल होता है, यहाँ पे एब्सेंट है दिखाया गया है। इस लिहाज से यहाँ पे हम ऑप्शन ए को रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी की बात करें तो प्लास्टिक बैग बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है? नहीं है, तो इसको सीधे सीधे रिजेक्ट कीजिए, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें, फ्रूट पील बायोडिग्रेडेबल है, हाँ है। आयरन बार बायोडिग्रेडेबल है, नहीं है, इसको भी रिजेक्ट कीजिए। ठीक है, जूट बैग ऑप्शन डी, जूट बैग बायोडिग्रेडेबल है, रीयूज किया जा सकता है, किया जा रहा है, होता है। ठीक है, ये सही है। टिश्यू पेपर बायोडिग्रेडेबल है मगर रीयूज नहीं किया जा सकता, ये कैरेक्टर बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। साथ ही साथ वाई जो है आपका वो बायोडिग्रेडेबल तो नहीं, वाई मेटल पैन के तौर पे बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मेटल्स जितने भी होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो रीयूज किए जा सकते हैं, उनको रिकास्ट फिर से उन्हें मेल्ट करके अलग अलग मोल्डिंग वगैरह करके कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग टू नो प्लांट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला चीज। दूसरा कंडीशन क्या ले सकते हैं हम कि क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं मगर क्या ये एक दोनों दूसरे को कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमें देखना है कि क्या इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। लास्ट कंडीशन जो देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, लैमिना इज द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। अगर लीफ का डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है लीफ। ठीक है, ये पोर्शन कहलाता है इसका ब्रॉड पोर्शन, इसका कहलाता है लैमिना। और ये लंबा सा जो पोर्शन जिससे ये स्टेम से अटैच होता है इसे बोलते हैं बेटा हम पेटियोल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पेटियोल। ठीक, तो पेटियोल से ये स्टेम से अटैच होता है ना कि लैमिना से, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। पेटियोल है आपका द स्टॉक बाय विच इट इज अटैच टू स्टेम एंड द लैमिना इज द ब्रॉड पोर्शन ऑफ द लीफ। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स। सो आसानी से हमें पता लग रहा है कि हमारा जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी ही पॉसिबल है, दैट इज बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर फॉल्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जरा देख लें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको सर्टेन स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिया गया है यहाँ पे एक्स। अगर ये चीज़ नहीं दिख रहा है आपको तो आपके लिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, दैट इज इट इज पी, दिस पोर्शन इज द पी, दिस रीजन इज आर and this region is S as well as this portion is Q। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे जान लीजिए कि the P is the androecium। ठीक है, Q is the gynoecium, R is the calyx and S is the corolla। ठीक है, अब बात पूछेंगे आप कि X क्या है, तो X जान लीजिए X इज द pollen grain।
X is the pollen grain and pollen grain is produced in the structure P. ठीक है, अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि bees that collect nectar from the flower help carry X to other place. X जो है हमारा pollen grain है, अब pollen grain को वो कैरी करके pollination में हेल्प करते हैं। Which part of the flower should the bees टच टू कलेक्ट एक्स? एक्स को ऑब्टेन करने के लिए इसे कहाँ बैठना होगा? जाहिर सी बात है, एक्स को ऑब्टेन करने के लिए इसे स्ट्रक्चर पी पे बैठना होगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज एंड्रोशियम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। यहाँ पे एक पाई चार्ट दे दिया गया है। पाई चार्ट में आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सॉइल का। अब ये सॉइल प्रोफाइल के हिसाब से हम देख रहे हैं तो सैंड जो है सबसे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट शेयर जो है वो किसका है? क्ले का है। और यहाँ पे सबसे कम जो है वो किसका है? सिल्ट का है। अब उस लिहाज से हमें प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है इस सॉइल एक्स की। ये सॉइल एक्स कैसा सॉइल होगा, इसमें कैसे प्लांट्स ग्रो कर सकेंगे, उसके लिहाज से, और साथ ही साथ हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है सॉइल सैंपल एक्स का। तो ये कहता है कि एक्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पॉटरी एंड इज ऑल्सो बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। याद रखिएगा, पॉटरी के लिए पर्कोलेशन रेट कम होना चाहिए, राइस कल्टीवेशन के लिए पर्कोलेशन रेट कम होना चाहिए। अब यहाँ पे ज्यादा शेयर किसका है बच्चे? वो है सैंड का। तो यहाँ पे पर्कोलेशन रेट जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, काफी तेज होगा, तो इस चीज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन ए को रिजेक्ट किया जाएगा। ये कहता है एक्स होल्ड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सैंड हो रहा है, ज्यादा शेयर, इसलिए ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। इसके बाद कहता है एक्स इज फाउंड इन डेजर्ट अलोंग द बीचेस। ये बात सही है। ये सारा का सारा कैरेक्टर किसका शो हो रहा है? ये सारे के सारे कैरेक्टर सैंडी सॉइल के हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेजर्ट में आसानी से देखने को मिल सकते हैं या बीचेस में जो रेत बिछी हुई दिखती है हमें। ठीक है। ए डी कहता है एक्स हैज स्मॉल स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा शेयर, मैं बार बार इंफेसिस कर रहा हूँ, ज्यादा शेयर किसका है? सैंड का है। और सैंड पार्टिकल्स हम जानते हैं कि काफी दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, इसलिए ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगा और सीधे सीधे हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे दिया गया है फूड चेन का। ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि ओरिजिन जो हो रहा है वो पी से हो रहा है और वो टर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है? टी पे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका पी जो है, ये पी जो है वो क्या है? आपका प्रोड्यूसर है। दिस इज प्रोड्यूसर। ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा क्लू हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो टी है ये हर एक ट्रॉफिक लेवल को पे ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टी इज द डिकम्पोजर। तो दो चीज हमने डिकोड कर ली, इससे इंफॉर्मेशन निकाल ली। टी इज द डिकम्पोजर, क्यू जो है वो पी को कंज्यूम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दिस इज हर्बीवोर। ठीक है। आर इज कंज्यूमिंग क्यू, तो ये भी एक कार्निवोर होगा, कार्निवोर। और एस इज ऑल्सो कार्निवोर। मगर दोनों के दोनों जब कार्निवोर हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कार्निवोर, फर्क क्या होगा? तो ये जो होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। साथ ही साथ S will be the tertiary consumer. S will be the tertiary consumer. ओके, आई बात समझ में? तो हर्बीवोर का प्लेसमेंट क्या होगा? हर्बीवोर विल द प्राइमरी कंज्यूमर। दिस विल बी द प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। तो सारे प्रोफाइल हमें क्लियर हो गए। तो अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें ऑप्शन ए, पी इन द गिवन फूड वेब कुड बी ग्रास, बात सही है। एस कुड बी एनिगल, ये भी बात सही है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है बच्चे।
तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ एस, ये देखिए ये रहा हमारे पीछे एस का पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन होता है तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर के लिए अब आज़ादी होगा कि वो अपना पॉपुलेशन जितना बढ़ा सकता है, जितना मैनीफोल्ड टाइम बढ़ाना चाहे वो बढ़ा ले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्यू, क्यू का पॉपुलेशन घट गया, सॉरी क्यू का पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, तो क्या नेगेटिवली वो अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन ऑफ पी? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अब हर्बीवोर इस फूड वेव में बहुत ज़्यादा हैं और प्रोड्यूसर की जनसंख्या लिमिटेड है, तो फीड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर्बीवोर आ गए तो इनकी पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। डी कहता है कि टी इज अ डिकम्पोजर दैट ऑपरेट एट ऑल लेवल, ये भी बात सही है, हमने डिस्कस कर लिया। सो हमारा सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन बी जाएगा, दैट इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ एस कुड इमीडिएटली हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन आर। ये बात गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अचीवर्स सेक्शन से आता है एंड अचीवर्स सेक्शन जो है उसमें चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक से यहाँ पे सर्टेन की दिए गए हैं, उस की के रेफरेंस से हम ट्रैवल करेंगे और उसके लिहाज से हम ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला की कहता है कि ये एक ऐसा फाइबर है जो हम प्लांट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो प्लीज स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएं। ठीक है, अब इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स वो कौन हो सकता है, वो कॉटन हो सकता है आपका, ये जूट भी हो सकता है एंड कॉटन सिल्क भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉटन सिल्क भी हो सकता है। इट इज अ फाइबर। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे जब हम आएंगे तो फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये क्यू होगा, ये जूट नहीं, ये कॉटन होगा, सॉरी दिस विल बी द कॉटन और कॉटन सिल्क। ठीक है, इस कैटेगरी में कॉटन सिल्क होगा। अब कहता है कि इट इज अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से अगर ऑब्टेन हो रहा है तो प्लीज स्टेटमेंट नंबर 3 को फॉलो करें। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है इट इज अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट एस, और इस कैटेगरी में सिल्क आता है। फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम मैमल, तो इट इज वुल। अब आर बच गया, तो आर के लिए क्या है, फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट, तो ये क्या हो सकता है आपका, ये होगा जूट। ठीक है, सो अब जरा स्टेटमेंट को फॉलो करें। ये कहता है कि क्यू कुड बी ऑब्टेन विदाउट हार्मिंग द सोर्स। क्यू हमारा क्या है बेटा, क्यू है हमारा कॉटन। ठीक है, कॉटन सिल्क या कॉटन, तो क्यू कुड बी ऑब्टेन विदाउट हार्मिंग द सोर्स प्लांट। ठीक है, इसमें प्लांट को हम क्या करते हैं, खराब नहीं कर रहे होते हैं। वेयर एज आर की प्लेसमेंट क्या है, आर इज द जूट। वेयर एज आर कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन बाय हार्मिंग द सोर्स प्लांट, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एस कुड बी अ फाइबर, एस जो है आपका वो क्या है, सिल्क है। ठीक, तो सिल्क इज अ फाइबर दैट हैज मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ये फीचर नहीं होता सिल्क के अंदर। एंड द फैब्रिक मेड फ्रॉम इट इज मोस्ट प्रेफर्ड वन फॉर वियरिंग इन विंटर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम सिल्क को यूज नहीं करते हैं आप वार्म विंटर्स कॉटन क्लॉथ बनाने, वार्म विंटर क्लॉथ्स बनाने के लिए। स्टेटमेंट नंबर सी कहता है कि टी कुड बी अ प्रोटीनेशियस फाइबर, टी कुड बी अ प्रोटीनेशियस फाइबर, बात सही है। वुल जो होता है वो प्रोटीनेशियस फाइबर होता है एंड कुड ट्रैप एयर इन द पॉकेट फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल फाइबर दस प्रोवाइड अस वार्मथ, ये स्टेटमेंट सही है। रेटिंग कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर आर, वेयर एज शेयरिंग एंड स्कोरिंग कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट नंबर बी है। सो हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन बी पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया है। इस ग्राफ को अगर हम पहले डिकोड कर लें तो फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी कम टाइम लगेगा, आसानी से हो जाएगा।
अब देखिए वाई एक्सिस आपको टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस आपका हैबिटेट डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इस लिहाज से अगर हम बात करें तो इसका जो इंटरसेप्ट है, एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है, इसका इंटरसेप्ट जो अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमें 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिल रहा है, ठीक है। वाई का अगर इंटरसेप्ट ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं आपको इस पोजीशन पे है जहां पे 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है। और z का अगर इंटरसेप्ट ड्रॉ करें तो ये z जो है आपका वो इस वाले पोजीशन पे ड्रॉप कर रहा है, दैट इज -20 के पास में चल रहा है ये। तो कहीं ना कहीं z जो है आपका वो पोलर इन्वायरमेंट है, और y में 40 डिग्री या उससे ज़्यादा का भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है, तो ये आपका डेजर्ट इन्वायरमेंट होगा। और x में जो है वो काफ़ी कोल्ड तो नहीं, मतलब काफ़ी कूल एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं x जो होगा वो आपका ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये है आपका ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए की, ये कहता है कि एनिमल लिविंग एट प्लेस एक्स कैन हैव स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू क्लाइंब द ट्री। सही है, ये स्टेटमेंट सही होगा और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एनिमल लिविंग एट प्लेस वाई कैन पास आउट कंसंट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व वाटर। वाई हमारा डेजर्ट इन्वायरमेंट में है और वहां पे कंसंट्रेटेड यूरिन पास करना काफी कॉमन एडेप्टेशन है, ठीक है। एनिमल लिविंग एट प्लेस जेड कैन हैव, ये है आपका प्लेस जेड, और यहाँ पे जो एनिमल्स सर्वाइव कर रहे होंगे उनके पास क्या होगा, लिविंग एट प्लेस जेड कैन हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन टू प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड। ये स्टेटमेंट भी सही है। बर्ड लिविंग इन प्लेस वाई हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स कूल। वाई में जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वाई में जो बर्ड्स मिल रहे हैं वो हडल एक साथ मिल करके ग्रुप बना करके उसके बाद अपने बॉडी को वार्म कर रहे हैं, ना कि देमसेल्व्स कूल। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर अगर जेड की बात होती तो वहां पर ये पॉसिबल हो जाता। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर विल बी द ऑप्शन डी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि हडलिंग टुगेदर इज द टू कीप देमसेल्फ वार्म, यहाँ पे वार्म होना चाहिए ना कि कूल, तब ये स्टेटमेंट सही होता। और y के जगह पे अगर z होता तब ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हर तरीके से हो जाता। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ह्यूमन ब्लड कॉर्पसल है, ठीक है। अगर ये ह्यूमन ब्लड कॉर्पसल है, हाँ है, ठीक है। इसके आगे बढ़ के दूसरा कैरेक्टर देखते हैं कि क्या इसमें रेड पिगमेंट है। अगर है तो ये पी जो होगा स्ट्रक्चर वो आपका आरबीसी होगा, ठीक है। ये कहता है कि ठीक है ह्यूमन ब्लड कॉर्पसल है, हाँ है, इसमें रेड पिगमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और वो सोल्जर ऑफ द बॉडी के तौर पे काम कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्यू के कैटेगरी में आएगा, एंड दैट विल बी द WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल, ठीक है, या वाइट ब्लड सेल। साथ ही साथ ये सोल्जर भी नहीं है, इनमें रेड पिगमेंट भी नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो ये आर होगा, एंड दैट विल बी द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पी कुड बी अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। पी जो है टाइप ऑफ ब्लड सेल है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यहाँ पे कोल्ड टाइप कर दिया गया, इसको करेक्ट कर लेना, इट विल बी द कुड, ठीक है। पी कुड बी अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ये स्टेटमेंट सही है। Q could be a type of blood cell that can change its shape just like amoeba, और ये कैरेक्टर आपको WBC में आसानी से देखने को मिलता है। डायपेडेसिस मूवमेंट में ये फीचर इसको हेल्प करती है। और could be a type of blood cell that prevent blood loss in case of wound, ये भी बात सही है। P is a biconcave, ठीक है, P बाइकॉन्केव होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्लाइटली लार्जर देन Q एंड R, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर डी इज द, या ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी फॉर आवर क्वेश्चन।
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो अगर हमें हमारा अभी तक हमारा जितना भी कंटेंट है, जितना भी पेपर डिस्कशन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल आपको बेहतर लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लेकर के हाजिर हो सकें, हमारी मेहनत आप तक और भी अच्छे से एक्सेसिबल हो सके। ठीक है। अगर आप हमसे अच्छे से और जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे आप हमें विजिट भी कर सकते हैं, दैट इज़ गिवन URL पे, जो हम सबके सब URL सारे लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट इन्हें एक्सेस कर सकते हैं student.myclassroom.digital से। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड करके डायरेक्ट मोबाइल से एक्सेस या अपने टैबलेट पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम रीचेबल हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी रीच दिखा सकते हैं, वहाँ से हम आपको एक्सेसिबल होंगे। आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, हम आपको बिल्कुल वहाँ से हेल्प करेंगे। ओके, सो साइनिंग ऑफ ऑन दिस नोट, आई गेस आज का पेपर डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ न्यू पेपर डिस्कशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रिपरेशन।